ये अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। टीचर आपने क्वेश्चन का कहा था वो अभी डिस्कस करेंगे क्लास के बाद। जी मैं अभी आपसे कर लेता हूँ, जरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा। आईटी वाले अगर सुन रहे हैं तो प्लीज अपना यहाँ से माइक ऑफ कर दीजिएगा। जी सर, मैंने कह दिया उन्हें। अच्छा अब्दुल्ला, अब आप बताइएगा क्वेश्चन क्या था आपका, मैं उसको डिस्कस करूँ। सर वो पेज नंबर 473 पे जो एग्जांपल है सर 473 पर मैं अभी ओपन करता हूँ। एग्जाम्पल 4 नो सर एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल 3। अच्छा, इसमें ये जो 2% वाला इशू आपका आ रहा है, इसकी डिस्कशन करना चाह रहे हैं। यस सर। ओके, देखिए मसला ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था कि आपका जो ये नीचे था, सॉरी यहाँ पर, द ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू एंड क्वांटिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर पीएचआर एक्सपेक्ट्स टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40% ऑफ सेल नेट ऑफ 2% सेल्स कमीशन। ठीक है, अब यहाँ पर वो ये जब ये कहता है जी कि आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 40% होना चाहिए नेट सेल्स का, नेट ऑफ 2% कमीशन, यानी सेल माइनस कमीशन करके जो अमाउंट आएगी उसका 40% होगा। लेकिन अगर आप सीएस रेशियो निकालते हैं, नॉर्मल सीएस रेशियो निकालते हैं, तो वो 40% से कम होगी, वो 40% नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ग्रॉस सेल हमेशा ज्यादा होती है, नेट सेल कम होती है। मिसाल के तौर पे आपकी सेल जो है वो 100 है, 100 सेल है, ठीक है, इसमें अब आपने कमीशन जो है वो 98 है, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन के मुताबिक वो क्या लिख रहा है कि 40% ऑफ नेट सेल्स, और नेट सेल को उसने डिफाइन क्या किया यहाँ पर, सेल्स माइनस कमीशन। ठीक है, अब देखिए अगर सेल 100 है, कमीशन 2 है, तो ये 98 हो गया। 98 का 40% अगर मैं लूं, 98 का 40%, 39.2 सर। 39.2। ठीक है, अब इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन मेरा 39.2 है, तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी हुई, 60.8। अब अगर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखो, सीएस रेशियो निकालूंगा तो सीएस रेशियो 39.2% आएगी, यानी 40% नहीं होगी। आप समझ आइए बात कि नहीं आई? ठीक है सर, मगर यहाँ पर हम लोग सेल प्राइस 98 नहीं लेंगे, 100 कंसीडर करेंगे। सेल तो 100 ही है ना। देखिए सेल को तो आप तो कम नहीं करोगे, उस पे 2 रुपीज कमीशन दिए, ये ओनली फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन है कि कंट्रीब्यूशन किस पर बेस कर रहा है। लेकिन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो आप निकालोगे वो तो आपका सेल पे ही होगा ना, सेल 100 ही रहेगी, सेल 98 नहीं होगी। सर अगर वो मैं पेपर में कहता है कि आपके पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 12.36% है, ठीक है, तो सर वो जो सा है वो 39.2% है सर, हम उससे क्या 100 कंप्यूट कर सकते हैं सेल प्राइस? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है सर। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसकी कमीशन लेस कर देंगे, फिर आप उसका उस पे परसेंट निकालोगे वो 40 आएगी, लेकिन ग्रॉस सेल पे 39.2% होगी। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट टाइम जो क्वेश्चन कर रहे थे ये मैं लिखा हुआ है, ये मैंने एग्जांपल नंबर हमने डिस्कस की थी 12 आई थिंक। ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसको हमने मुकम्मल नहीं कर सके थे, लेकिन मैंने इसको मुकम्मल कर दिया था।
और आपको समझा देता हूँ अगर कोई पॉइंट इसमें नहीं होता। वैसे तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्योंकि आज जो है ना मैंने अगले टॉपिक की तरफ मूव करना है। प्लीज, इस पे बहुत टाइम दे दिया हमने बजट में। ये लेक्चर 40 सर में हमने क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया। 13 में से एक क्वेश्चन है, उसकी जो जी, मैं एडजस्टमेंट नंबर 2 सर। आप एक मिनट है ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन 11 की डिस्कशन कर लूंगा आप लोगों से। ये 11 था ना, इसमें ये वो जो था आपका कलेक्शंस वाला ना, हाई वैल्यू आइटम और रेगुलर आइटम, इसमें कोई भी स्टूडेंट जिसको कोई मसला आ रहा हो, यहाँ तक हमने सॉल्व किया था, यहाँ तक। इससे आगे मैंने ये जो सॉल्व किया हो ना, ये बाद में किया है क्लास के बाद। अगर यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो तो इससे आगे कोई भी चीज ना समझ आ रही हो तो पूछेगा। आप लोगों ने किया तो होगा, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लो। सर इसमें जो पेमेंट से ये समझ नहीं आ रही, क्या चीज समझ नहीं आ रही? सर पेमेंट परचेजेस जो हो रही है ओके जी, परचेजेस की ये वर्किंग मैंने आपके सामने बनाई है, जरा देखिएगा। पहले जरा क्वेश्चन में आ जाते हैं, एक नजर उसको देख लें। ये एग्जांपल नंबर 11 थी हमारी, 8 9 10। एग्जांपल नंबर कौन सी थी जी? 8। अच्छा, ये मैंने सीवीपी खोला हुआ, सॉरी। बजट का पेज नंबर पेज नंबर अगर आपके ज़हन में हो तो बताइएगा, नहीं तो मैं याद सर पेज नंबर 304। यस सर। दिस वन। अच्छा, परचेज के हवाले से जरा देख लीजिएगा। परचेज की एडजस्टमेंट है 4। एक तो वो लिख रहा है परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2015 अमाउंटिंग टू 3.2 मिलियन, लेकिन इससे पिछले भी देखें। यहाँ पर लिखता है हाई वैल्यू आइटम आर परचेज्ड ऑन रिसीट ऑफ ऑर्डर। ये तो सब डिसाइड हो गया था हमारा, यानी जिस ऑर्डर हमें मिल जाएगा हम उसी दिन परचेज करेंगे। लेकिन स्टॉक लेवल ऑफ अदर गुड्स इज मेंटेन्ड एट 25% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। जो हमारी नेक्स्ट मंथ की प्रोजेक्टेड सेल्स होगी उसका 25% जो है वो हमारा स्टॉक लेवल होगा। 40% of all purchases are paid in the same month, whereas balance is paid in the next month. जितनी भी आपकी परचेजेस हैं 40%, यानी 40% परचेज जितनी भी निकलेगी वो सेम मंथ में पे होगी, बैलेंस नेक्स्ट मंथ में होगा। अच्छा, अब चूंकि कैलकुलेशन मैंने मंथली नहीं करनी, क्वार्टरली करनी, तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं जिस क्वार्टर का बजट बना रहा हूँ वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है। पहले मैं इनकी परचेज निकालता हूँ, यानी परचेज किस तरह होगी ये देखिएगा। अब सीजीएस निकालता हूँ, सेल्स आर मेड एट कॉस्ट प्लस 30%, यानी ये जो सेल निकली है 5 मिलियन, 4.2 मिलियन और 5.8 मिलियन, ठीक है। ये सेल्स फॉर द क्वार्टर है, और ये सेल को टोटल करो तो ये 15,000 बनेगा इन थाउजेंड्स। 5800 प्लस 4200, ये 10,000 प्लस 5,000, ये 15,000 आ गया। मैंने पहला काम ये करना है कि इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। अब सीजीएस कितनी होगी? 30% इसमें शामिल है, तो ये 130% है। इसको 100 बाय 130 किया या इसको 1.30 पे डिवाइड किया तो ये मेरी सीजीएस आ गई 11538। अब सीजीएस को मैंने परचेज में कन्वर्ट करना है। परचेज में कन्वर्ट करने के लिए हम ओपनिंग इन्वेंट्री लेस करते हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करते हैं, ठीक है जी। अब ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब वो क्या कह रहा है कि इन्वेंट्रीज जो हैं, stock level of other goods are maintained at 25% of the projected sales of next month। इसका मतलब है कि ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे चाहिए 1 अक्टूबर की, या मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री वो है जो सितंबर की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और सितंबर की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो अक्टूबर की सेल का 25% होगा। सेल नहीं, मीन कॉस्ट ऑफ सेल का, अक्टूबर की सेल का। अब देखिए हमने क्या किया, ये कैलकुलेशन मैंने ये शो की यहाँ पर, ठीक है। इस कैलकुलेशन को अगर मैं यहाँ शो करूं तो यहाँ अक्टूबर, ये बल्कि की हुई है, अक्टूबर की सेल है 5000, ये देख सकते हो अक्टूबर की सेल। ये सेल को पहले सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए 1.30 पे डिवाइड किया, और ये 90% क्यों किया कि 10% इसमें हाई वैल्यू आइटम्स है, और हाई वैल्यू आइटम जिस दिन ऑर्डर आता है उस दिन खरीद लेते हो, तो वो तो स्टॉक में होती नहीं है।
ऑर्डर आया, आज खरीदी और फिर 15 दिन के बाद डिलीवर कर दी, जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था ये वाला, 15 डेज के बाद आप इसको डिलीवर भी कर देते हो। तो ये तो एक किस्म का एडवांस में खरीद रहे हो, ये स्टॉक में आ ही नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको 90% में कन्वर्ट किया, और जो भी आएगा उसका 25% मेरी इन्वेंट्री होगी। ठीक हो गया, ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई और ओपनिंग इन्वेंट्री लेस होगी। अब मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, सेम यही चीज चाहिए। अब मुझे 31 दिसंबर की इन्वेंट्री चाहिए। 31 दिसंबर की इन्वेंट्री जनवरी की सीजीएस के इक्वल होगी। अब ये जो जनवरी की सेल आ रही है 6 मिलियन, इसको पहले कॉस्ट में कन्वर्ट करूंगा डिवाइडेड बाय 1.30, फिर इसका 90% दूंगा ताकि हाई वैल्यू आइटम निकल जाए, उस पर स्टॉक नहीं है, और फिर उसका 25% दूंगा, वो दिसंबर की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। ये देखिएगा 6000 इंटू 90% डिवाइड बाय 1.30 इंटू 25%, ये मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री आ चुकी है, क्लोजिंग। अब इनको प्लस माइनस किया, इन तीन चीजों को, इन तीन आइटम्स को मैंने प्लस माइनस किया, तो ये मेरे पास परचेज आ चुकी है। लेकिन मुझे चूंकि कैश बजट बना रहा हूँ, मुझे परचेज नहीं चाहिए, मुझे पेमेंट चाहिए, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब पेमेंट टू क्रेडिटर के लिए टी अकाउंट भी बना सकते हो पेएबल का, ठीक है। इसमें ओपनिंग पेएबल हम प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि जो पिछले साल के पेएबल थे वो इस साल पे हो रहे हैं, तो इस साल में कैश आउट हो रहा है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। क्लोजिंग इसलिए माइनस करते हैं कि क्लोजिंग जो है वो ऐसी परचेज है या ऐसी अमाउंट है जो परचेज तो की है लेकिन आपने इस साल में पे नहीं किया, इसलिए हम इसको माइनस करते हैं। लेकिन टी अकाउंट बनाओगे तो बड़ा क्लियर आपको नजर आ जाएगा। अब ओपनिंग पेएबल्स लेने हैं। अब पेएबल्स के मुतालिक वो क्या कह रहा है, 40% ऑफ जो परचेज है वो उसी मंथ में परचेज पे हो जाती है और 60% नेक्स्ट मंथ में। अब ऑब्वियसली मैंने अक्टूबर का मंथ लेना है स्टार्टिंग का। अक्टूबर में जो आप पेमेंट करोगे वो सितंबर की सेल परचेज है, सितंबर की सेल है, मेरी परचेज है 3.2 मिलियन। अब सब इसका मतलब है कि सितंबर की 3.2 मिलियन का 40% आप उसी महीने पे कर चुके हो, लेकिन 60% जो है वो नेक्स्ट मंथ में पे करोगे, 60%। अब 60% अमाउंट जो है वो मैंने कैलकुलेट कर ली 3.2 मिलियन की 1920। अच्छा, जो क्लोजिंग पेएबल है, क्लोजिंग पेएबल वो होगा जो कि मेरी दिसंबर की परचेज है। देखो, अक्टूबर के लिए ओपनिंग बैलेंस के लिए सितंबर की परचेज ली और क्लोजिंग बैलेंस के लिए मुझे दिसंबर की परचेज चाहिए। अब दिसंबर की परचेज निकालनी है। अब दिसंबर की परचेज यहाँ पे नहीं निकली हुई, ये 3 महीने की परचेज है। अब इसको डिवाइड बाय 3 करूंगा तो वो गलत होगा क्योंकि हर महीने की सेल डिफरेंट है। अब इसी तरह दिसंबर की परचेज में सेम यही सीक्वेंस में लगा रहा हूँ, यानी सेल फॉर, अब क्वार्टर नहीं पढ़ूंगा, सेल फॉर दिसंबर 5800 ली, दिस वन, इसको मैंने कॉस्ट में कन्वर्ट किया, यानी डिवाइड बाय 1.30 किया, ये कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए। अब इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री कहां से निकलेगी? अच्छा, इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए अब मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 60। अच्छा, ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई है, ये जो हमारी सीजीएस आई है, बिल्कुल यही चीज, इसका 90% लिया, ठीक है। ये कॉस्ट ऑलरेडी है, इसको डिवाइड बाय 1.30 नहीं करना, ये ऑलरेडी डिवाइड बाय 1.30 हो गया। इसका 90% लिया और इसका 25% में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरे पास इन्वेंट्री आ गई क्लोजिंग, ठीक है। अब मुझे चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये देख सकते हो। ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ शो भी की हुई है, 4461.54 इंटू 90% इंटू 25%। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिसंबर की चाहिए जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, और ये मेरे पास 4496.15 की परचेज आई, ठीक है। अब इसका जो परचेज है ये 4496, ये वाली अमाउंट ली और इसका 60% ले लिया। यहाँ मैंने अमाउंट गलत लिख दी थी, इसको चेंज कर लेता हूँ, 4496, वो 62 ऊपर वाली लिखी है, 92, ठीक है। इसका 60% ले लिया, ये हमारे पास क्लोजिंग पेएबल आ गया, तो ये मेरी पेमेंट आ गई 10,933, ठीक है जी। यह सब क्लियर हुआ? सर एक चीज, जी जी। सर ये जो हम हाई वैल्यू आइटम खरीद रहे हैं सर, हम ये रिसीट ऑफ ऑर्डर पे खरीदते हैं तो ये तो 15 दिन बाद डिलीवर होते हैं, तो ये इन्वेंट्री बना रहे। हाँ जी, ये 15 डेज बाद डिलीवर हो रहे हैं ना, सही कह रहे हैं। तो फिर इसका क्या करना है, आपने क्या बोल रहे हैं? तो सर ये फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री में और ओपनिंग इन्वेंट्री में क्यों नहीं आ रहे? नहीं, ये इन्वेंट्री में से तो हमने निकाल दी ना, 90% जब ले रहे हैं तो हम ले ही नहीं रहे उसको 90%, उसमें 10% को, वो इन्वेंट्री में आएगी नहीं। सर ये पूछ रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहे, ये समझ नहीं आ रही। देखिए, वो हमारी बेसिकली वो परचेज है जो हमारी एडवांस में परचेज हो रही है, हम उसी वक्त पे करके खरीद रहे हैं, उसी वक्त पे करके खरीद रहे हैं।
इन्वेंट्री का मकसद ये होता है कि वो हमारी उसमें शामिल है। अब देखें जब अगर मैंने यहाँ सेल ली है, ये सेल ली है, ये 15,000 टोटल है, इसमें 90% भी है और 10% भी है, तो ये 100% आपकी सेल है। और ये जो CGS कन्वर्ट की है मैंने, ये भी 100% है, ठीक है, ये भी 100% है, यानी ये भी 15,000 है। 15,000 को मैंने डिवाइड किया 100 बाई 130 पे, ये देख लो एक दफा पे, 15,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 130, तो ये 11,538.46 की अमाउंट जो आ रही है इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इन्वेंट्री में तो आएगी नहीं ना वो आपकी। ठीक है सर, समझ आ गई, शुक्रिया सर। ओके, और कोई इसमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी शुजा, आप क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे थे। जी सर, वो इशू हो गया, सही है, वो एक चीज समझ नहीं आ रही थी, आ गई समझ। अच्छा मैं ओके सेकंड की बात कर। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब जरा मैं आपसे जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना, अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इन दो क्वेश्चन जो है ना आखिरी, अगर आपने कर लिए तो डेट्स ओके। अब ये नेक्स्ट क्लास में हम जरा डिस्कस कर लेंगे जो भी पॉइंट आपको नहीं आएगा। आज मैंने अगला चैप्टर शुरू करना, आगे हम 3 लेक्चर जो है ना मैं ज्यादा दे चुका हूँ इसको, बजटिंग को, ठीक है। और अब मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेना है, इस वजह से इसको पहले ले रहा हूँ क्योंकि जो वेरिएंस का चैप्टर है उसमें इसको यूज किया जाता है, इसलिए मैं पहले प्रोसेस कॉस्टिंग करूंगा, फिर मैं वेरिएंस की तरफ आऊंगा, ठीक है। तो अब मैं ले रहा हूं प्रोसेस कॉस्टिंग। आपकी जो बिजनेस की नेचर है वो कितनी किस्म की होती है, ताकि मैं आपको लिंक करके दिखा सकूं कि किस किस्म के बिजनेस पे कौन सी कॉस्टिंग टेक्निक हम बेसिकली प्रेफर करते हैं। देखिए अगर मैं बिजनेस के नेचर की तरफ जाऊं, तो हमारे पास एक, अगर मैं इसको इस तरह डिवाइड करूं, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, या तो आप गुड सेल कर रहे होते हैं या सर्विसेज रेंडर कर रहे होते हैं, और उसके अगेंस्ट आप अपना रेवेन्यू जनरेट करते हो। गुड्स की भी अगर डिस्कशन करें तो यहाँ पर हमें 2 चीजें नजर आती हैं। एक आपकी गुड्स वो होती हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो। लेकिन इसमें जो मेन चीज की तरफ आ रहा हूँ वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में एक वो होती हैं जो जो आपकी ऑर्डर बेस्ड होती हैं, और एक होती हैं जो मार्केट बेस्ड हैं। मैं इसको इस तरह अगर समझाऊं आपको, एक वो गुड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप एक जगह जाते हो, वहां जाकर ऑर्डर प्लेस करते हो, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम आपको गुड्स मिलते हैं, रेडिली अवेलेबल नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपने विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करवाने हैं अपने बिजनेस के लिए, अगर आपने अपने बिजनेस के लेटर हेड प्रिंट्स करवाने हैं या कोई और प्रिंटिंग करवानी है, वो रेडिली अवेलेबल नहीं होगी। इवन एनुअल रिपोर्ट जो आप प्रिंट करवाते हो वो मार्केट में जाकर मिल नहीं जाएगी, वो ऑर्डर बेस्ड है। इसी तरह बहुत से फर्नीचर्स भी ऐसे हैं जो कि ऑर्डर बेस्ड हैं। आपको कैटलॉग दिखा दिया जाता है और कहते हैं जी ये है, स्टॉक इतना अवेलेबल नहीं होता, या सैंपल के तौर पर आपको 1-2 चीजें आपको मिल जाएंगी, आप उसको देखकर ऑर्डर देते हो और अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट आप उसमें चेंजेस भी करवा सकते हो। उस ऑर्डर की बेसिस पर फिर आप गुड्स वो आपको डिलीवर करता है, एक टाइम देता है और आपको गुड्स मिलते हैं। मार्केट बेस्ड में उसको कह रहा हूँ, वो गुड्स जो मार्केट बेस्ड हैं, यानी आप जाते हो मार्केट में रेडिली अवेलेबल होते हैं, आप उसको बाय करते हैं, ठीक है। जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बेस पर जो हम कॉस्टिंग यूज करते हैं उसको हम उसमें हम चूंकि ब्रेक्स आते हैं, यानी इस तरह कह लें कि हमारे ब्रेक्स आते हैं। ब्रेक्स का मतलब है कि एक ऑर्डर आएगा, उसको कंप्लीट किया और फिर आपने उसको ट्रांसफर किया, ये ऑर्डर बेस्ड चल रही है आपकी कॉस्टिंग, यानी हर ऑर्डर की आप सेपरेट कॉस्टिंग करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम जो ऑर्डर कॉस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं उसको हम कहते हैं, ये इसमें एक चैप्टर आपका आएगा, दिस वन, जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग। यहां पर जॉब कॉस्टिंग हम यूज करते हैं, ठीक। अच्छा, मार्केट बेस में अब जो गुड्स होती हैं इसमें भी 2 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आते हैं। एक वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जो बैच बेस्ड होता है, बैच मैन्युफैक्चरिंग। आपकी
बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी आप मैन्युफैक्चर करते हो जो बैच वाइज मैन्युफैक्चर होती है, उसकी नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपको अलाउ नहीं करता कि कंटिन्यूसली आप मैन्युफैक्चरिंग करो। जब तक बैच कंप्लीट नहीं होता आप न्यू बैच स्टार्ट नहीं कर सकते। और एक होता है कंटिन्यूस बेसिस पर कि इनपुट देते जा रहे हो और आउटपुट निकलती जा रही है। जितनी भी आपकी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, जितनी आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर आपकी बैच प्रोसेसिंग यूज होती है। यानी आपने अब जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मेडिसिन बनानी है, कोई भी मेडिसिन आप बना रहे हो, उस मेडिसिन का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला के अंदर आपके डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, यानी डिफरेंट आपके इंग्रेडिएंट होते हैं, और उसकी एक मिकदार होती है। परसेंटेजेस अक्सर आप फार्मूला देखते हो, उसके ऊपर लिखा होता है इतने परसेंट ये चीज ऐड हुई है, इतने परसेंट ये ऐड हुई। किसी एक की मिकदार को ज्यादा या कम कर दूं तो याद रखिएगा कि वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो एफिशिएंट नहीं रहती। इसलिए यहाँ पर बैच प्रोसेसिंग की जाती है। एक पूरा बैच तैयार किया जाता है, उसके मुताबिक रॉ मटेरियल इशू किया जाता है। जब बैच कंप्लीट हो जाता है उसके फौरन बाद न्यू बैच आप स्टार्ट नहीं करते, बल्कि बाकायदा ब्रेक्स ही होती है जिसमें आपका पूरा प्रोसेस होता है, जिसको मशीन क्लीन अप प्रोसेस कहते हैं, ताकि किसी किस्म का कोई भी पार्ट जो है वो मेडिसिन का, किसी केमिकल का, वो अगले बैच में उसकी क्वांटिटी ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पर हम जो कॉस्टिंग यूज करते हैं वो बैच प्रोसेसिंग कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग करते हैं, विच इज सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग। सिर्फ यहाँ पर इसमें और इसमें फर्क ये होता है कि ये जॉब वाइज कॉस्टिंग करते हैं, ये बैच वाइज। लेकिन ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कंटिन्यूस नेचर का है, जिसकी प्रोडक्शन बैचेस में नहीं होती बल्कि कंटिन्यूसली चल रही होती है, फॉर एग्जांपल शुगर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल आपकी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट जो आप बना रहे होते हो, या आप शुगर बना रहे हो, या राइस आप तैयार कर रहे हो, यानी उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो कर रहे हो, या फ्लोर आप उसको प्रोसेसिंग कर रहे हो, फ्लोर बना रहे हो भी जिसको आप कह लें, तो वो सारी की सारी कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ पर जो प्रोसेस यूज होता है, कॉस्टिंग यूज होती है, उसको आप नाम देते हो प्रोसेस कॉस्टिंग। सो प्रोसेस कॉस्टिंग वहां पर यूज होता है जब कंटिन्यूस नेचर ऑफ वर्क आपका हो रहा हो, यानी स्टॉप नहीं होता। बल्कि कैसी ऐसी इंडस्ट्रीज भी आपको बता सकता हूँ जहाँ पर मुसलसल काम हो रहा है, जैसे पाक अमेरिकन फर्टिलाइजर की एग्जांपल ले लें। पार्क अमेरिकन फर्टिलाइजर हमने विजिट किया, यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ में गया था। तो जैसे अगर हमने विजिट किया यहाँ पर, तो हमें पता लगा कि ये 24 आवर्स है, इवन ईद के डेज में भी ये क्लोज नहीं होती। ठीक है, यानी ईद के दिनों में भी ये चल रही होती है, क्योंकि मार्केट डिमांड फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि चल रहा है। अब साल के एंड पे मुझे कैसे वैल्यूएशन करनी है वो हम प्रोसेस कॉस्टिंग में डिस्कस करेंगे। सर्विस कॉस्टिंग का जहाँ तक अलग है, सर्विस जो बिजनेस है उसके लिए हम जो कॉस्टिंग यूज करते हैं वो सर्विस कॉस्टिंग है, ये एक अलग चैप्टर है। इस वक्त जो हमारी डिस्कशन इस चैप्टर की चल रही है, विच इज बेसिकली चैप्टर नंबर 8, ये चैप्टर नंबर 8 है, ये लेक्चर नंबर 41। ओके, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, कि कंटिन्यूस नेचर का वर्क जो होता है उसमें कॉस्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है जी, ओके, अब मैं स्टार्ट यहां से लेता हूं। प्रोसेस कॉस्टिंग में इनपुट और आउटपुट, ये अब आपने सारी चीजें प्लीज ध्यान से देखनी है, इनपुट और आउटपुट। किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड में आप मेजर कर रहे हो, सपोज मैं 1 मंथ की बात कर रहा हूं, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, आपने इनपुट दिया पूरे महीने में 70,000 kg, लेकिन आपकी आउटपुट हुई 65,000 kg। यानी पूरे मंथ में, इन द मंथ ऑफ जनवरी 70,000 kg आपने इनपुट दी, लेकिन 65,000 kg हुए वो कन्वर्ट हुआ। अब 5,000 kg कहाँ गया, यानी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5,000 kg। ये 5,000 kg में ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये अभी तक इनकम्प्लीट हो, जिसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। अब मैं ये कहता हूं जी कि ठीक है, इसमें 3,000 kg ऐसे हैं जो अभी वर्क इन प्रोसेस में हैं,
जो अभी कंप्लीट नहीं हुए। सो इसका मतलब दीज यूनिट्स विल कंप्लीट इन फेब, नेक्स्ट मंथ में ये कंप्लीट होंगे। अभी ये वर्क इन प्रोसेस में है। जब भी कोई यूनिट वर्क इन प्रोसेस में होते हैं, उसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मुझे चाहिए होती है कि कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका है, ताकि मैं उसको प्रॉपर कॉस्टिंग कर सकूं। वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। ये अब अगर मैं ये कहूं कि 70,000 इनपुट दी, जिसमें 65,000 कन्वर्ट हो गई आउटपुट में, मेरा डिफरेंस 5,000 केजी का था ओवरऑल। इस 5,000 केजीज में जब मैंने फर्दर एनालाइज किया तो मुझे पता लगा कि 3,000 केजी ऐसे हैं जो वर्क इन प्रोसेस में हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए। लेकिन 2,000 तो अभी भी डिफरेंस रह गया। अब 2,000 के मुतालिक फर्दर एनालाइज किया तो आपको पता लगा कि ये यूनिट हमारे लॉस हो गए, ये यूनिट हमारे लॉस हो गए। सो 2,000 केजी यूनिट्स वर लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। लेकिन मुझे यहीं पर नहीं रुकना, इसमें से फर्दर इसको एनालाइज करना होता है कि इस ये लॉस किस वजह से हुआ। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्मल लॉस होता है और एक हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है। देखो नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है, नॉर्मल जैसे वर्ड से देखो नॉर्मल लॉस, ये वो लॉस है जो कि हमारा प्रेडिक्टेबल है। यानी जब हमने प्रोसेसिंग स्टार्ट की थी तो हमें मालूम था कि इतने केजी जो है वो हमारा लॉस्ट हो जाएगा। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उसका बकायदा पूरी एस्टिमेशन की जाती है कि अगर मैं 100 केजी इनपुट देता हूँ तो आउटपुट 100 केजी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसके अंदर डैमेजेस जरूर आएंगे, कुछ ना कुछ वो लॉस जरूर होगा। जैसे बहुत से केमिकल्स ऐसे हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं एयर के अंदर, ठीक है। बल्कि अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे नगेट्स वाला, आपका वो जो एक्चुअल सिनेरियो में उसने क्वेश्चन दिया था पास पेपर में, कि नगेट्स का एक कुकिंग प्रोसेस होता है। जब आप चिकन डालते हो और उसको कुक करते हो तो उसके अंदर जब कुकिंग उसके यानी कुकिंग से पहले जो वेट था और कुकिंग के बाद जो वेट है उसमें फर्क आ चुका होता है, वो वेट उतना नहीं होता। सो इसका मतलब दिस टाइप ऑफ लॉसेस आर कंसीडर्ड एज नॉर्मल लॉसेस। इसको हम प्रेडिक्टेबल कैसे कहते हैं, प्रेडिक्टेबल लॉसेस, ठीक है। अच्छा, अब जिस वक्त मैं आता हूँ एबनॉर्मल सिचुएशन में, अब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एनी लॉस which may occur due to negligence, carelessness और other natural disaster। यानी जो जो आपने केयरलेसनेस की वजह से आपका हुआ, नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, उसको एबनॉर्मल कहते हैं और ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता। अब जितना नॉर्मल लॉस से ज्यादा होगा वो एबनॉर्मल ही होगा। फॉर एग्जांपल इसी पूरे सीक्वेंस में मैं कहता हूँ जी कि मेरा जो नॉर्मल लॉस है वो 800 केजी होना चाहिए था, लेकिन मेरा लॉस हुआ 2000। इसका मतलब है कि 1200 जो केजी है वो मेरा लॉस हुआ है ड्यू टू सम अदर फैक्टर। यानी ये अनप्रेडिक्टेबल, इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये प्रेडिक्ट नहीं करते। अब ये कोई कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी या कौन सा ऐसा अकाउंटेंट होगा जो कहेगा जी नेग्लिजेंस से इतना हो सकता है उसको भी डाल दो। ये पॉसिबल है। यानी नेग्लिजेंस जो है वो किसी सूरत में एक्सेप्टेबल ही नहीं। तो लिहाजा इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। याद रखिएगा, नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जो प्रेडिक्टेबल है एंड इट इज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैं जितनी दफा मैन्युफैक्चरिंग करूंगा वो होगा, तो ये मेरा कॉस्ट का हिस्सा होता है। अभी बजट के एक क्वेश्चन में, अभी जो हमने क्वेश्चंस किए, अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन में उसने दिया था 5% लॉस और हमने कहा था कि और असम्पशन ली थी कि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि पास्ट डेटा से हम फ्यूचर को बजट बना रहे थे। तो पास्ट डेटा में भी नॉर्मल लॉस था, फ्यूचर में भी है, तो लिहाजा उसको हमने कोई एडजस्ट नहीं किया था। क्यों? नॉर्मल लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ कॉस्ट होता है। और एक चीज याद रखनी है, ये जो मैंने आखिरी लफ्ज बोला ये बहुत जरूरी है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। और इसकी वजह से चूंकि कॉस्ट का हिस्सा होता है, मेरी यूनिट कॉस्ट हमेशा इंक्रीज हो जाती है। यूनिट कॉस्ट हमेशा इंक्रीज होगी नॉर्मल लॉस की वजह से। और वो कैसे इंक्रीज होगी, जरा इस सिनेरियो को जरा देख लेते हैं। सपोज आप कॉस्ट लगाते हो इनपुट की कॉस्ट है आपकी 6000 और आपने इनपुट यूनिट दिए, इनपुट यूनिट्स 2000, लेकिन आप साथ में ये भी कह रहे हो कि
नॉर्मल लॉस जो है वो 5% होगा, और हम अज्यूम करते हैं कि उतना ही हुआ। अब नॉर्मल को मैं छोड़ रहा हूँ ना अभी नॉर्मल को एक्सप्लेन करने के लिए। इसका मतलब है कि मेरे लॉसेस कितने हुए इन यूनिट्स, 2000 का 5% 100। सो आई कैन से कि मेरी जो कॉस्ट है वो कितनी लगी, 6000 रुपीज। कॉस्ट मेरी 6000 रुपीज है, लेकिन मेरी जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए वो कितने हैं, 2000 तो प्रोड्यूस नहीं हुए, वो तो इनपुट थी, लेकिन 100 उसमें लॉस हो गए जो कि आप ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रहे थे, तो 1900। यकीनी बात है अगर मैं यहां से यूनिट कॉस्ट निकालूं तो यूनिट कॉस्ट कैसे कितनी निकलेगी, 6000 डिवाइडेड बाय 1900, जो कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.16। अब ये मेरी कॉस्ट है पर यूनिट, जबकि इनपुट कॉस्ट कितनी थी, इनपुट कॉस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूं पर यूनिट वो 3 रुपीज थी। तो हुआ क्या, नॉर्मल लॉस की वजह से मेरी यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो गई। वो क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि नॉर्मल लॉस इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, वो कॉस्ट का हमेशा हिस्सा होता है। तो जहां जहां हमारा नॉर्मल लॉस आएगा हमारी यूनिट कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। या बाहर क्वेश्चन में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में चूंकि ये सारी चीजें मिक्स होनी है, हम एक एक चीज को अलग से डिस्कस करेंगे, उसके रूल को डिस्कस करेंगे, कॉस्टिंग में हम उसको कैसे लेते हैं। लॉस से स्टार्ट करूंगा, वर्क इन प्रोसेस में आऊंगा, और देन फिर आउटपुट में हम कन्वर्ट, आउटपुट तो साथ साथ आता रहेगा, ठीक है। ये साथ एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या है, एबनॉर्मल लॉस का क्या है। अब जो आपका प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसमें यहाँ पे इनपुट होती है और ये आउटपुट है, ये इनपुट और आउटपुट। अब इसके दरमियान एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक डिपार्टमेंट हो, यानी प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ऐसी प्रोडक्ट जो तीनों प्रोसेस से गुजरेगी तो फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो। जब मैंने कॉस्टिंग करनी है तो पहले स्टेप पे हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस 1 को कैसे डील करना है, और उसके बाद सब्सिक्वेंट प्रोसेस का एक ही तरीका कार होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब सेकंड प्रोसेस में आऊंगा तो फर्स्ट प्रोसेस की कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकता मैं, सिर्फ क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस को से जो यूनिट मिले उसको फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक मेरी कॉस्ट एक्यूमुलेट होती रहेगी, और जब फिनिश गुड्स में जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसमें तीनों कॉस्ट शामिल होगी। मसलन अब जो प्रोसेस 2 की जो कॉस्ट होगी ना कंप्लीशन, वो 1 और 2 की कॉम्बिनेशन होगी, 3 की जो कॉस्ट होगी वो 1 + 2 + 3 की कॉम्बिनेशन होगी, यानी ये एक्यूमुलेट होती रहती है। इसलिए फर्स्ट प्रोसेस एज कंपेयर टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कैलकुलेशन में, हम किस तरह लेते हैं, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर रहा हूं। ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग का जो परफॉर्मा हम यूज करते हैं पहले उसकी डिस्कशन करने। प्रोसेस, ये प्रोसेस 1 जैसे मैंने आपसे बात की थी, ये प्रोसेस 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर हम 2 कॉलम्स बनाते हैं, एक यूनिट्स होते हैं और एक कॉस्ट होती है। इस ये डेबिट साइड है और ये यूनिट और कॉस्ट क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे आपकी इनपुट आती है और क्रेडिट साइड पे आपका पूरा आपका आ रहा होता है कि ये कॉस्ट आपने कहां कहां ट्रांसफर की है। अब जैसे इनपुट कॉस्ट है, इनपुट आप यकीनी बात है मटेरियल की फॉर्म में करते हैं, जितना मटेरियल इशू करते हैं उसके मुताबिक डिसाइड कर लेते हैं कि जी ये हमने मटेरियल 15,000 यूनिट का किया। ये फिक्टिशियस वैल्यू ले रहा हूँ, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसमें मटेरियल कॉस्ट मेरी लगी 70,000। उसके बाद फिर इस पे कन्वर्जन कॉस्ट भी लगेगी, लेबर प्लस FOH। अब वो मैं कहता हूँ जी इस पे 220,000 कॉस्ट मेरी कन्वर्जन कॉस्ट लगी। इस ये इन्हीं यूनिट्स पे लग रही है, तो यूनिट दोबारा नहीं लिखने प्लीज। यानी 15,000 आपने इनपुट की यूनिट, जिसपे 70,000 मटेरियल की कॉस्ट लगी और 220,000 की
आपकी कन्वर्जन कॉस्ट लगी, यानी ये चीज मुझे बड़ा क्लियर बता रहा है कि 15,000 यूनिट पर मेरी टोटल कॉस्ट लगी है 290,000। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने करना क्या है, ये 290,000 कॉस्ट किसको ट्रांसफर करनी है और कैसे ट्रांसफर करनी है वो हमने सीखना है। इसमें चार चीजें आती है मैक्सिमम। एक होता है नॉर्मल लॉस, इसका ट्रीटमेंट अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किया जाता है। फिर हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल लॉस को कैसे कॉस्ट असाइन करनी है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो ट्रांसफर्ड आउट है, यानी जो फिनिश ट्रांसफर्ड आउट का यहाँ मतलब प्लीज फिनिश गुड्स नहीं है, ट्रांसफर्ड आउट का मतलब फिनिश गुड भी हो सकता है अगर सिंगल प्रोसेस हो, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि एक से ज्यादा प्रोसेस हो सकती हैं, और इस अगर मैं जब प्रोसेस 1 अकाउंट बना रहा हूँ तो ये वो कॉस्ट है जो ट्रांसफर कर रहे हो प्रोसेस 2 को, और जब प्रोसेस 2 स्टार्ट करूंगा तो यही कॉस्ट वहां पर रिसीव करूंगा इनिशियली इनपुट की फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद वर्क इन प्रोसेस आ जाते हैं। जब मैं इसको टोटल करूंगा तो इसके यूनिट्स 15,000 और 290,000 कॉस्ट इक्वल आनी चाहिए। इक्वल क्यों आ रही है, क्यों आनी चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि जितनी कॉस्ट लगाई है वो किस किस को ट्रांसफर होनी चाहिए, उनको ट्रांसफर करूंगा, और जब मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो नेचुरली इक्वल आनी चाहिए। तो 290 की कॉस्ट मैंने प्रॉपर्ली ट्रांसफर कर दी। अगर ये इक्वल नहीं आ रही तो यकीनन आपने कहीं मिस्टेक की, आपने प्रॉपर कॉस्टिंग नहीं की। तो अब मैं एक एक को ले रहा हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस, इसका जो नॉर्मल रूल होता है वो क्या है, नो कॉस्ट is credited in process 1 in process account, या credited to normal loss in process account। जो भी आप प्रोसेस अकाउंट बना रहे हो, अगर नॉर्मल लॉस हो रहा है तो उसमें कोई कॉस्ट को क्रेडिट नहीं करोगे, प्रोसेस अकाउंट में हम इसको क्रेडिट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मेरे 2,000 यूनिट नॉर्मल लॉस है, इसको कोई कॉस्ट असाइन नहीं करोगे, नील कर दो, ठीक है। और कॉस्ट असाइन ना करने की वजह से ऑटोमेटिकली मेरी यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी ली थी, एक और एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हमने इनपुट की है 6,000 यूनिट्स और उस पर मेरी कॉस्ट आ रही है ₹55,000, और इसमें से मेरा नॉर्मल लॉस हो जाता है 1,000 यूनिट्स। वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन मैंने कैलकुलेशन के लिए आसानी की है 1,000 यूनिट्स। सो इसका मतलब है कि मेरी अभी बाकी इग्नोर करेंगे, अभी मैं कोई एबनॉर्मल लॉस, कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं लूंगा। लेकिन ये बात अगर मैं कहता हूँ जी 6,000 यूनिट मैंने टोटल इनपुट दिए जिसमें से 1,000 मेरे नॉर्मल लॉस है, तो बाकी इसका मतलब नॉर्मल लॉस को मैंने कोई कॉस्ट असाइन नहीं करनी थी, अकाउंट के थ्रू जीरो हो गई, तो सारी की सारी कॉस्ट है वो किसको असाइन होगी, लेकिन ये बात है ट्रांसफर को, तो ये सारी आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आउटपुट का मतलब है कि जो इस प्रोडक्ट, इस प्रोसेस के अंदर जो गुड्स आप ट्रांसफर कर रहे हो नेक्स्ट प्रोसेस को, या वो गुड्स जो आप ट्रांसफर कर रहे हो फिनिश गुड्स को, अगर सिंगल प्रोसेस है आपका, तो इट मीन्स कि मैं 5,000 यूनिट ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो 5,000 यूनिट को कितनी कॉस्ट असाइन करूंगा, मेरी टोटल कॉस्ट 55,000 थी जिसमें 1,000 नॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस का रूल हमने पढ़ा है कि इसको कोई कॉस्ट क्रेडिट नहीं करनी। जब मैं इसको कॉस्ट क्रेडिट नहीं करूंगा तो ये 55,000 की जितनी भी कॉस्ट है वो सारी आउटपुट को ट्रांसफर हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देखोगे अगर मैं यूनिट कॉस्ट निकालता हूँ इनपुट और आउटपुट की, यू कैन सी कि इनपुट कॉस्ट कम होगी और आउटपुट कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा होगी। तो मैं अगर पहले को कैलकुलेट करूँ 55 डिवाइडेड बाय 6 तो ये 9.17 कॉस्ट आती है, लेकिन जब मैं आउटपुट में कन्वर्ट होता हूँ तो ये 10 रुपीज 11 रुपीज कॉस्ट हो जाती है। कॉस्ट क्यों बढ़ी, ओनली ड्यू टू नॉर्मल लॉस, ओनली ड्यू टू नॉर्मल लॉस। असल में होता यह है कि नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट होती है गुड यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। एक मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल, कि आप सपोज आपके पास 6 गिलास खरीदने जाते हो जो कि आपको 120 रुपीज में मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये आपको ग्लास कितने में मिले, एक ग्लास की कॉस्ट क्या आई
₹20, ठीक है, ₹20 पर ग्लास आ गई। अच्छा, अब आप रास्ते में आ रहे हो और रास्ते में एक डैमेज हो जाता है, अब आपके पास 5 ग्लासेस हैं, तो क्या एक ग्लास जो डैमेज हुआ है उसने कोई फायदा दिया आपको? नहीं, आपकी कॉस्ट तो वही रही 120। अब अगर मैं यहां देखूं तो ये ₹24 पर ग्लास बन गई मेरी कॉस्ट। यानी अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जी एक ₹20 का ग्लास खरीदा, खरीदा तो मैंने उतने में ही है, लेकिन मैं कहूंगा कॉस्ट मेरी जो है ना पर ग्लास जो है वो 24 है, प्रोवाइडेड दिस डैमेज इज अ नॉर्मल लॉस। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये लिया, ये नॉर्मल नहीं है, ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन बहरहाल अगर इसको मैं नॉर्मल ट्रीट करूं तो ये कॉस्ट मेरी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब ये कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है ये भी देख लेते हैं। इसका अगर डिफरेंस लूं तो ₹4 कॉस्ट इंक्रीज हो रही है पर ग्लास। ये कैसे हो रही है? जो मेरा ग्लास डैमेज हुआ है उसकी कॉस्ट क्या थी, यानी ये जो डैमेज ग्लास है इसकी कॉस्ट थी ₹20, और ये कॉस्ट अब मैं गुड यूनिट में ट्रांसफर करूंगा। गुड यूनिट्स कितने हैं? 5। यानी जो लॉस यूनिट है उसकी कॉस्ट ऐड हो जाती है किसमें? ऑटोमेटिकली गुड यूनिट से, यानी ये ₹4 ग्लास पर ग्लास मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी इस लॉस की, एक ग्लास के लॉस होने की वजह से। सेम इसी तरह यहाँ जो 1000 यूनिट आपके लॉस हुए हैं उसकी जो भी कॉस्ट थी वो सारी गुड यूनिट्स में ट्रांसफर हो गई, जिसकी वजह से उसकी यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ये अभी पहला रूल मैंने बताया कि नॉर्मल लॉस को कोई कॉस्ट असाइन नहीं करनी, आपने क्रेडिट नहीं करनी। क्रेडिट का मतलब है उसको असाइन नहीं करनी, क्योंकि जो डेबिट है वो इनपुट है और क्रेडिट में आप कॉस्ट असाइन कर रहे होते हैं सबको, ताकि ये 290 कॉस्ट प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट्स को ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। लेकिन अब इससे आगे आइएगा सेकंड, ये ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि नॉर्मल लॉस जो है उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू है। यानी अब मैं लिखता हूं इफ नॉर्मल लॉस हैज सम स्क्रैप वैल्यू, यानी नॉर्मल लॉस की हैज स्क्रैप वैल्यू, कुछ स्क्रैप वैल्यू। तो रूल तो वही है, रूल तो हमने ये पढ़ा था कि आपने कोई कॉस्ट क्रेडिट नहीं करनी नॉर्मल लॉस को, ठीक है, हम नहीं करते क्रेडिट। लेकिन एक चीज तो है, जिस वक्त उसकी रिकवर हो रही है कुछ अमाउंट, अगर रिकवर हो रही है तो मेरा लॉस कम हो जाएगा ना, तो यूनिट कॉस्ट तो अब भी बढ़ेगी, लेकिन लॉस कम होने की वजह से प्रोपोर्शनेटली लोअर बढ़ेगी। तो लिहाजा इसलिए याद रखिएगा, अगर नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू है तो फिर हम क्या करेंगे कि कॉस्ट इज असाइंड, कॉस्ट इज असाइंड टू नॉर्मल लॉस। अब हम नॉर्मल लॉस को कॉस्ट असाइन करेंगे, लेकिन कितनी? इक्वल टू इट्स स्क्रैप वैल्यू, इक्वल टू इट्स स्क्रैप वैल्यू, यानी जितनी स्क्रैप वैल्यू है उतनी कॉस्ट मैं उसको असाइन करूंगा। क्योंकि वो भी कॉस्ट असाइन क्यों कर रहा हूँ, क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि वो रिकवर हो रहा है। अब इसी सिचुएशन में देखो, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मेरा डैमेज हुआ ग्लास ये ₹20 का था, ठीक है, एग्रीड, लेकिन इसमें से ₹5 मुझे रिकवर हो। अब मुझे बताओ कि कितनी मेरा लॉस हुआ। अब मेरा लॉस 20 नहीं है प्लीज, 15 है। कैसे? लॉस एक ग्लास हुआ जिसकी कॉस्ट ₹20 थी, मेरा 20 का लॉस हुआ, 5 मुझे रिकवर हो गए, तो इसका मतलब ₹15 का मेरा लॉस हुआ। अब ये 15 जो लॉस हुआ है ये मैं गुड यूनिट को ट्रांसफर करूंगा। गुड यूनिट कितने हैं मेरे? 5 डिवाइडेड बाय 5। तो अब भी मेरी यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेकिन 3 पर ग्लास होगी, 3 पर ग्लास, ठीक है। अब 3 पर ग्लास से मतलब है अब 20 से बढ़कर ये 23 हो जाएगी, 20 से बढ़कर ये 23 वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब भी 20 से 23 हुआ है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली उससे कम हुआ है जो पहले 24 निकाला था, क्योंकि पहले जो मैंने कैलकुलेशन की थी उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं थी। लेकिन अगर कोई स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी तो अब वो रिकवरेबल अमाउंट है, इसलिए हम उसको कॉस्ट बकायदा असाइन करेंगे उतनी कॉस्ट जितनी वो रिकवर हो रही है, ठीक है। अब इसके लिए जरा एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैं कहता हूँ जी इनपुट हमारी इन यूनिट्स 9000 है, ठीक है, और इसकी कॉस्ट
इसकी कॉस्ट हम अभी मैं बाद में लिख देता हूँ कैलकुलेट करके। नॉर्मल लॉस जो है वो हमारा 10% है और आउटपुट उसने दी है 8100। और फिर वो लिखता है नॉर्मल लॉस हैज स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹5 per unit। यानी इनपुट कॉस्ट में ले रहा हूं 126,000। अब वो कहता है जी प्रोसेस अकाउंट बना दो। अब अगर मैं इसका प्रोसेस अकाउंट बनाऊं, ये साथ साथ हमने छोटे छोटे अकाउंट बनाते जाने हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। ये यूनिट और रुपीस, यूनिट और रुपीस। स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से। इनपुट, इनपुट हमें दिए हुए कितने यूनिट्स में 9000 यूनिट्स हैं और इस पर जो हमारी कॉस्ट है वो 126,000। सारी कॉस्ट, इसमें कन्वर्जन वगैरह सब शामिल। अब मैंने ये यानी कि ये समझ लें ये 126,000 अमाउंट आ गई जो ये मैंने टोटल किया हुआ दिस वन। अब मैंने कॉस्ट असाइन कर दी। अभी हम चूंकि सिर्फ नॉर्मल लॉस पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल लॉस कितना है क्वेश्चन के मुताबिक 10%। अब 9000 अगर इनपुट दे रहा हूं और 10% हमारा लॉस हो रहा है तो ये 900 का मेरा लॉस है। ठीक है जी। अब 900 का नॉर्मल लॉस है। अब रूल ये कहता है कि नॉर्मल, अब मैं अगर इसको कंबाइन रूल को कहूँ, नो कॉस्ट shall be credited to normal loss in process account. However, if normal loss has scrap value, cost shall be assigned to normal loss equal to its scrap value. यानी अगर इसकी स्क्रैप वैल्यू ना होती तो मैं यहाँ 0 लिखता, लेकिन चूंकि इसकी स्क्रैप वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू 5 पर यूनिट है तो 900 इंटू 5 ये 4500 की बकायदा अमाउंट मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको क्रेडिट करूंगा। अब मेरी आउटपुट आ गई, यानी ट्रांसफर्ड आउट कह लें आउटपुट। अब आउटपुट भी उसने क्वेश्चन में दी हुई है 8100 है। सो बड़ा क्लियर है कि 9000 यूनिट हुए और 9 के 9000 मेरे कन्वर्ट हो गए फिनिश गुड्स में, लेकिन आफ्टर कन्वर्टिंग द आफ्टर डिडक्टिंग द नॉर्मल लॉस, क्योंकि वो उसका हिस्सा होता है, यानी मजीद कोई लॉस नहीं हुआ, आपने जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना लॉस हुआ। अच्छा, मैंने कॉस्ट असाइन करनी है, आउटपुट की कॉस्ट। अब ये कैसे असाइन की जाएगी? इसके लिए मुझे यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। और यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी? इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, इनपुट कॉस्ट, यानी ये मेरी इनपुट कॉस्ट है, लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, सिर्फ नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू लेस करूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा, टोटल डिवाइड कर दूंगा एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब क्या है कि अगर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि 10% मेरा लॉस होगा तो 90% मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट होगी। ठीक है। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करें, इनपुट कॉस्ट मेरी है 126,000, अब स्क्रैप वैल्यू है मेरी 4500, इसको लेस किया, और एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी? 9000 का 10% अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लॉस होगा तो मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी हुई? 8100, जो कि एग्जैक्टली एक्चुअल आउटपुट के इक्वल है। लेकिन ये याद रखिएगा, मुझे एक्चुअल आउटपुट नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए यूनिट कॉस्ट के लिए। ठीक है, जो कि आगे जाकर ये डिफर हो जाएगी। अभी चूंकि अभी सिर्फ नॉर्मल लॉस है इसलिए सेम नजर आ रही है। आप 126,000 में से 4500 लेस करके इसको जब मैंने डिवाइड किया 8100 पे तो 15 रुपीज मेरी कॉस्ट आ गई, ₹15 पर यूनिट। अब मुझे आउटपुट को कॉस्ट ट्रांसफर करनी है, तो आउटपुट को कॉस्ट किस तरह ट्रांसफर करूंगा? आउटपुट को मेरी 8100 यूनिट्स हैं और इनटू 15,
अच्छा, वैसे तो मैं इसको अगर बैलेंस भी कर लूं तो वही आंसर आएगा, लेकिन ये प्लीज ये मैंने इसलिए इस तरह लिखा कि आगे जाकर हमने करना ही ऐसे, बैलेंस किसी चीज को नहीं करना, बल्कि जो चीज बैलेंस में आप निकाल भी रहे हो ना उसको भी शो करना है कि ये अमाउंट उसके इक्वल आनी चाहिए, इसलिए मैं बैलेंस कहीं पर कैलकुलेट नहीं करूंगा। तो यहाँ मैं कर भी लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने आगे बढ़ना है तो इस वजह से मैं एक ही सीक्वेंस रख रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको। अब 15 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8100 से, तो ये मेरी कॉस्ट आ जाती है जी 121,500। 121,500 ये कॉस्ट मैं असाइन कर दूंगा आउटपुट को। और अब देखें इसको टोटल करें तो ये 126,000 डेबिट के इक्वल आ गए, 126,000 और 126,000। ठीक है, और अगर मैं चेक करूं कि इनपुट कॉस्ट क्या थी, तो इनपुट कॉस्ट तो यहां से निकलेगी ना, 126,000 डिवाइडेड बाय 9,000, तो इनपुट कॉस्ट मेरी 14 रुपीज थी और आउटपुट कॉस्ट मेरी 15 रुपीज है। ठीक है, तो यानी ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज क्यों हुई, तो जितना मेरा लॉस हुआ था वो सारे का सारा मैंने गुड यूनिट में ट्रांसफर कर दिया, यानी इनपुट कॉस्ट हुआ है। ये चीज बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना, आगे जाकर कहीं ना कहीं हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जहां फंस जाए क्वेश्चन में, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, इसको अंडरस्टैंड करें। इनपुट की यूनिट कॉस्ट जो है वो 14 थी और आउटपुट की यूनिट कॉस्ट मेरी 15 आई जो ऊपर निकाली है मैंने, तो इसका मतलब इंक्रीज इन कॉस्ट 1 है ना इसका। अब ये 1 कैसे बन रही है, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो बैड यूनिट्स होते हैं यानी जो डैमेज यूनिट होते हैं उसकी कॉस्ट हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं किसको, नेचुरली गुड यूनिट्स को। अब देखें कैसे, मेरा जो यूनिट लॉस हुआ है नॉर्मल लॉस, उसकी कॉस्ट क्या थी, ठीक है, उसकी कॉस्ट थी मेरी, अगर मैं उसकी कॉस्ट निकालूं 900 यूनिट लॉस हुए, ठीक है, और एक यूनिट जो है, एक यूनिट वो उसकी कॉस्ट जो है वो 14 रुपीज थी, तो 900 इंटू 14, 900 इंटू 14 ये बन गया 12,600 मेरा लॉस हुआ। लेकिन इसमें से कुछ रिकवर भी हो गया ना, रिकवर कितना हुआ लॉस, यानी 5 रुपीज पर यूनिट जो कि 4500 है, तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना है, यानी नॉर्मल लॉस की वैल्यू क्या है, 12,600 माइनस 4500, ये बनता है 8100। अब ये जो 8100 का लॉस है ये मैंने गुड यूनिट्स को ट्रांसफर करना, ठीक है, यानी इट शुड बी ट्रांसफर टू गुड यूनिट। अब मेरा लॉस है 8100 का और गुड यूनिट्स कितने हैं 8100, तो 1 रुपी पर यूनिट मैंने कॉस्ट असाइन कर दी। ये जो डिफरेंस आ रहा होता है ना इनपुट और आउटपुट कॉस्ट का, वो इसके एग्जैक्टली इक्वल होता है। तो एक ही प्रोसेस है और वो ये है, एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि जितने भी आपके डैमेज्ड गुड्स होंगे उसकी जितनी भी कॉस्ट मेरी इनकर हुई है वो सारी की सारी कॉस्ट आपने असाइन कर देनी है गुड यूनिट्स को, ठीक है। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा, मैं आगे बढ़ूंगा इससे आगे, पहले क्वेश्चन कोई है तो पूछ लीजिएगा। ओके है यहाँ तक, डन, आगे चलिए। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल लॉस को। एबनॉर्मल, नॉर्मल तो हो गया, एबनॉर्मल लॉस अभी हमने डिस्कस किया था, ये वो लॉस होता है जो ड्यू टू नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस या अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहे थे, लेकिन ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता, ठीक है, इसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। जैसे मशीन ब्रेक डाउन हो गई, और मशीन ब्रेक डाउन होने से जो मटेरियल था, जो आपकी प्रोडक्शन की मटेरियल वो लॉस्ट हो गया, जो आपने पुट किया वो साथ ही आपको मशीन ब्रेक डाउन हुई जिसकी वजह से वो आपका लॉस हो गया, एंड दैट वाज नॉट ओरिजिनली प्रेडिक्टेड। इस लॉस को मैं एबनॉर्मल लॉस का ही नाम दूंगा। एबनॉर्मल लॉस की जो, अब मैं यहां में लिख रहा हूं कि इफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन, परसेंटेज ऑफ
occurrence of loss, इस तरह मैं वर्ड लिख लेता हूँ, not given। यानी मुझे ये पता होना चाहिए कि लॉस कितने परसेंट प्रोडक्शन के दौरान हुआ है, क्या स्टार्ट में हुआ है, मिड में हुआ है, एंड में हुआ है, ठीक है। इफ परसेंटेज ऑफ अकरेंस नॉट गिवन, अगर ये दी ना हो तो ऑलवेज अज्यूम, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं लिख रहा हूं, ऑलवेज अज्यूम all abnormal losses were occurred at end of the process, at end of process। यानी जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होंगे आप उसको अज्यूम करोगे कि वो सारे के सारे एंड ऑफ द प्रोसेस है, यानी 100% प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लॉस हुए। ये कब है? इफ परसेंटेज ऑफ अकरेंस इज नॉट गिवन। लेकिन अगर गिवन होगी तो फिर हम उसी के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर भी मैं इसी असम्पशन को ले चलूंगा, एंड ऑफ द प्रोसेस। ओके, इट मींस कि आपने यहां से इनपुट दी और आउटपुट हुई एंड ऑफ द प्रोसेस, ये मेरी आउटपुट है। तो यहां से जब कंप्लीट हुआ तो यहां से हमें आइडेंटिफाई हुआ कि ये लॉसेस हो गए, एबनॉर्मल लॉसेस हो। तो फिर मुझे इसको कितनी कॉस्ट असाइन करनी चाहिए? 100%, ठीक है। यानी जितनी कॉस्ट मैं आउटपुट को ट्रांसफर कर रहा हूँ उतनी ही कॉस्ट में ट्रांसफर करूंगा। पर यूनिट की बात कर रहा हूँ, टोटल में नहीं। टोटल में तो यकीनन चेंज आएगी ना। अब जितने नॉर्मल लॉस है वो तो थोड़े से यूनिट होते हैं, और जो आउटपुट को ट्रांसफर किए होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आपकी चेंज नहीं होगी, वो सेम होगी। इसको बकायदा कॉस्ट असाइन करेंगे। अब इसका फाइनल मैं ये लिख रहा हूँ कि एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट शैल बी असाइंड टू एबनॉर्मल लॉसेस, shall be assigned to abnormal losses on the basis of its completion। लेकिन जो पहले स्टेप में मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो ऊपर वाली असम्पशन के थ्रू ही करूंगा, 100% कंप्लीशन, एंड ऑफ द प्रोसेस। जब 100% प्रोसेस आएगा तो 100% कॉस्ट असाइन। लेकिन ये चीजें वर्ड्स को गौर करें, कॉस्ट शैल बी असाइन्ड टू एबनॉर्मल लॉसेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंप्लीशन। अगर 70% कंप्लीट हुए हैं और उसके बाद लॉस आइडेंटिफाई हुआ है तो मैं 70% कॉस्ट असाइन करूंगा।